झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हुए कार्यकर्ता सम्मान समारोह का समापन बीजेपी के द्वारा आज किया गया। इस सम्मान समारोह के समापन में जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जो यहां के चुनाव प्रभारी हैं और सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने शिरकत की। दो जगहों पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, एक हटिया विधानसभा के क्षेत्र में स्वागतम बैंक्वेट हॉल में, तो दूसरी तरफ रांची विधानसभा के क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों से सीख लेकर विधानसभा के चुनाव में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जाए। लेकिन कई बातें ऐसी रही जिस पर ध्यान देना शायद प्रभारी और सहप्रभारी भूल गए। जिस तरह से हटिया, खिजरी, इस तरह के विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के वोट में कमी आई और उन कमियों का जो कारण रहा उन कारणों की तरफ किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। ये कार्यकर्ताओं ने भी ये शिकायत की, मुझसे शिकायत की कि जिन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था उन बातों पर ध्यान नहीं देकर आजकल अमूमन बीजेपी जैसे करती है उस तरह का कार्यकर्ता सम्मान समारोह होकर के रह गया और ऊपर सब कुछ हो गया। जिस तरह से जमीन पर जाकर जड़ में जाकर चोट करना चाहिए वो नहीं हो सका। अब देखना है कि ऊपर से किया गया ये कार्य, ये कार्यकर्ता सम्मान का जो समारोह है, ये समारोह आखिरकार विधानसभा के चुनाव में पार्टी को कितना लाभ दिला पाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ने कमर कस ली है और लगातार रणनीति भी बनाई जा रही है। महायुति और महाविकास अघाड़ी में विधायकों के साथ जो बैठक का दौर है वो भी जारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समीकरण बदला था और महायुति को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए महायुति अभी से अपने विधायकों को एकजुट करके रणनीति बना रही है, जमीनी स्तर पर काम भी कर रही है। वहीं अगर हम शिवसेना की बात करें, उद्धव ठाकरे वाली ग्रुप की, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी और विधायकों के साथ में बैठक कर रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो महाराष्ट्र बीजेपी की 19 जुलाई को मुंबई में कोर कमेटी की बैठक है और 21 जुलाई को पुणे में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। दोनों बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे फिर वो महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी और दोनों रणनीति बना रहे हैं, इसके साथ ही साथ महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी अभी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चा है वो शुरू है। अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी में शामिल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने ज्यादा सीटों की मांग कर दी है। नागपुर और विदर्भ में उनको 5 सीटें चाहिए। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर भी दोनों दलों के बीच माथापच्ची चल रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर फिर चाहे वो महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी अभी से रणनीति बना रही है, उसका कितना फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ कब तक सीट बंटवारे पर दोनों दलों के बीच जो फैसला है वो पूरा हो सकेगा। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। अब से कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हर छोटी बड़ी बात एक राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने फिलहाल झोपड़पट्टियों को गिराए जाने को लेकर के जो नोटिस जारी की गई है उस पर कड़ा एतराज जताया है। यह नोटिस एनडीएमसी के द्वारा जारी की गई है। रेलवे भी अपनी जमीन खाली कराने में लगी हुई है। दोनों ही केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। जो यहाँ से दिल्ली से सांसद हैं उनके अंडर में एनडीएमसी आती है। तो आम आदमी पार्टी ने बड़े सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि भाजपा के सभी 7 सांसद बताएं कि ये जो झोपड़पट्टियां गिराई जा रही हैं इस पर उनका क्या कहना, वो क्यों चुप्पी साधे हैं और क्यों मौन बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी झोपड़पट्टियों को गिराए जाने को लेकर के लगातार मुद्दा बनाती रही है। अब जबकि चुनाव सर पर है तो ऐसे में तय बात है कि किसी भी तरह के मुद्दे को आम आदमी पार्टी छोड़ना भी नहीं चाहती है। इसको लेकर के भाजपा पर बड़ा हमला दुर्गेश पाठक ने किया, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी कानूनी मदद भी करेगी और सड़क पर आकर के भी ये लड़ाई लड़ेगी। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बेहतर सफलता पाने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने मिशन महाराष्ट्र की शुरुआत कर दी है। अपने मुंबई प्रवास के दौरान अखिलेश यादव ने समाजवादियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में इतनी ताकत बढ़ाओ कि बिना समाजवादी पार्टी के कोई भी पार्टी सरकार न बना सके। और इसी उद्देश्य से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की अगुवाई में सभी सांसदों को मुंबई भेजा जा रहा है, जहां पर वो अलग अलग जगहों पर दर्शन करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर माल्यार्पण करेंगे, अंबेडकर स्मारक जाएंगे और उसके बाद सिद्धिविनायक दर्शन करते हुए वो महात्मा गांधी से जुड़े प्रतिष्ठान मणि भवन भी जाएंगे। देर शाम उन सभी सांसदों का सम्मान भी किया जाएगा ताकि वो लोग आगे के इस मिशन में सही तरीके से काम कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को कहीं न कहीं एक प्रबल दावेदारी पेश की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों का जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के कंधे पे डाली जाए। और अब तक समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि कम से कम 20 विधायक समाजवादी पार्टी के हिस्से में मांगे जाएं और इसीलिए ये पूरा का पूरा मिशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अब मिशन महाराष्ट्र शुरू करने जा रही है। अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले आकर एक महत्वपूर्ण बैठक की, उसके बाद अपने सभी सांसदों को मुंबई भेज रही है, जहां पर वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे और उसके बाद मिशन महाराष्ट्र की शुरुआत होगी। हमारे साथ अबू आसिम आजमी हैं, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं। अबू भाई, पूरा मिशन किस तरीके से होगा और अभी मीटिंग में अखिलेश यादव ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए? देखिए, ऐसा है ना, अखिलेश यादव जी की रहनुमाई में, उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। उन्होंने समझाया, बताया, हम लोग इसीलिए आए थे वो, और मैं सोचता हूँ अखिलेश यादव आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएंगे वो। उन्हीं की रहनुमाई में सबको होने वाला है। और पीडीओ को लागू करना है, समाज के दबे कुचले, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, दलित, इन सबको मिला करके समाजवादी पार्टी जिस तरह से यूपी में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसी तरह से यहाँ इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के मार्गदर्शन में सभी सांसद मुंबई आएंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे और कहीं न कहीं मिशन महाराष्ट्र के जरिए काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। बिहार में 2 दिनों के भीतर 2 सनसनीखेज वारदात के बाद आम लोग स्तब्ध हैं। पहली घटना वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के पिता की निर्मम हत्या के रूप में कल हुई और आज जिस अंदाज में सारण में एक पिता और उसके 2 नाबालिग बेटियों को धारदार हथियार से हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया, लोग परेशान हैं। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। पहली घटना की जांच कर रही पुलिस टीम अभी तक कोई नतीजे पर नहीं पहुंची है। दूसरी घटना सारण की हो गई और इस घटना में भी पुलिस छानबीन में जुट गई है। हालांकि सारण की घटना को पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है, लेकिन जिस अंदाज में हत्यारों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लोग परेशान है। विपक्ष सवाल उठाकर जंगल राज का हवाला दे रहा है और आरजेडी का सीधा आरोप है कि जो एनडीए के नेता आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताते थे, वही बताएं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। वहीं एनडीए के नेताओं ने अपना बचाव किया है और साफ तौर पे कहा है कि एनडीए के शासनकाल में यदि आपराधिक घटनाएं होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और दोनों घटनाओं का हवाला देते हुए एनडीए के नेताओं ने साफ तौर पे कहा है कि दोनों मामले में छानबीन जारी है। कुल मिला के हाल के दिनों में जो आपराधिक घटनाएं हुई है, उसके मद्देनजर आरजेडी हमलावर है और लगातार तमाम घटनाओं का हवाला देकर सरकार को कोस रही है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।
जंगल खत्म हो रहे हैं और जंगली जानवर शहरों की तरफ आ रहे हैं। अहमदाबाद में पिछले कई दिनों से बंदरों का उत्पात देखने को मिल रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में 15 से 20 जगहों पर इंसानियों और बंदरों के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। अकेले बस्त्राल इलाके में पिछले दिनों में बंदरों ने 9 लोगों पर हमला किया और हमला भी इतने खतरनाक तरीके से किया कि इंसानों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। लोग लहूलुहान हुए, कई लोगों को तो अब तक इलाज चल रहा है। तो ऐसे में लोगों ने प्रशासन से इन बंदरों से मुक्ति पाने के लिए गुहार लगाई। अहमदाबाद नगर निगम और वन विभाग के अधिकारी लगातार बंदरों को पकड़ने का अभियान चला रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में मशक्कत के बाद करीब 9 बंदरों को पकड़ा गया है और उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। लेकिन शहर के दूसरे इलाकों में भी बंदरों के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में अहमदाबाद नगर निगम और वन विभाग के कर्मचारियों को बंदरों से निपटना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अरविंद केजरीवाल कोर्ट से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के पास गिरफ्तारी का पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। किन सबूतों के आधार पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है यह अभी तक नहीं बताया है। सीबीआई ने सिर्फ यह कहा है कि हमारे पास गिरफ्तारी से पहले पुख्ता सबूत मिले थे, उसके आधार पर ही गिरफ्तारी की गई है। सिंघवी ने यह भी कहा कि मंगूटा निवासन रेड्डी के बयान के आधार पर गिरफ्तारी की गई है, जो सही नहीं है क्योंकि उनका बयान जनवरी में दर्ज किया गया था और जून में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। क्योंकि यह गिरफ्तारी इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। सीबीआई को यह पता था कि ईडी के मामले में केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, इसलिए सीबीआई ने इंश्योरेंस गिरफ्तारी की है, जिसका विरोध सीबीआई कोर्ट से पेश वकील डीपी सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस गिरफ्तारी कहना यह सही नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 1 साल तक क्या जांच हुई या किसी को नहीं पता है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में 3 महीने का वक्त लगा और उन्हीं सबूतों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई ने यह भी कहा कि निचली अदालत से जो जमानत मिली थी, उस जमानत पर विस्तृत सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा है। सीबीआई के वकील ने यह बातें तब कही जब कोर्ट ने पूछा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम जो अंतरिम जमानत दी गई थी, इसके अलावा जो राहत मिली है केजरीवाल से, क्या वह मेरिट के आधार पर मिली है, जिसके जवाब में डीपी सिंह ने कहा कि नहीं, मेरिट के आधार पर नहीं मिली है क्योंकि निचली अदालत की जमानत पर हाई कोर्ट रोक लगा रखा है और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत मिली हुई थी। अब देखना होगा इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप के साथ गोपाल कृष्ण। लोकसभा चुनाव के बाद की अगर बात करें तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार दिल्ली दौरे पे देखे जा रहे हैं। अभी भी 2 दिन पहले तक सम्राट चौधरी दिल्ली में थे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे। निर्मला सीतारमण से भी उन्होंने मुलाकात की। आज वापस पटना है। आने के बाद मीडिया से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री से हम लोग आग्रह कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक जो राशि है बिहार को उपलब्ध हो, जिससे बिहार का विकास हो। अगर बात करें उनके सहयोगी पार्टियों का तो उनकी मांग है इस बार कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार मांग कर रही है, हमला कर रही है, जो कह सकते हैं वो कर रही है कि बिहार को डबल इंजन की सरकार है, बिहार को जो है विशेष पैकेज और विशेष राज्य की मांग कर रहा है, विपक्ष के तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सहयोगी पार्टियां भी, एक मांझी की बात करें तो मांझी का सुर बदला हुआ है। जीतन राम मांझी का कहना है कि लाख मुंडी पटक के रह जाइए, लेकिन ये असंभव है। लेकिन बाकी जो सहयोगी पार्टी है, खास करके नीतीश कुमार की पार्टी है, उनकी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। तो कहीं ना कहीं अपने सहयोगी पार्टियों की तरफ से भी ये दबाव देखा जा रहा है बीजेपी को। तो आज सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी आग्रह है प्रधानमंत्री जी से और पूरी कोशिश भी है कि बिहार को अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराई जाए। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।
साल के अंत में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर 288 सीटें विधानसभा चुनावों को लेकर है, जिससे पहले अब कहीं ना कहीं पेच फंसता महाविकास अखाड़ी में नजर आ रहा है, क्योंकि उद्धव सेना चाहती है कि करीबन 125 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, तो वहीं कांग्रेस की तैयारी करीब 150 सीटों को लेकर है। तो अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर 125 सीटों पर यूबीटीटी चुनाव लड़ती है और 150 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, तो एनसीपी के लिए क्या बचेगा? क्योंकि दरअसल जो उद्धव ठाकरे जो गुट है वो जो सीटों की डिमांड कर रहा है, वो पिछली बार का जो मार्जिन रहा है 2019 के विधानसभा चुनावों के आधार पर मांग रहा है, क्योंकि 123 सीटें यहां पर उद्धव गुट ने जीती थी, जिसके बाद से जो है एनडीए के साथ गड़बड़ हुई, मामला नहीं बन पाया, तो महाविकास अखाड़ी का हिस्सा उद्धव ठाकरे बने थे। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि 125 सीटों की जो डिमांड उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है और लगभग सभी सीटों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, ये कहीं ना कहीं पेच फंसाने वाली बात बिल्कुल नजर आती है। क्योंकि जहां कांग्रेस जो इंडिया अलायंस का जब लोकसभा चुनाव के अंदर प्रदर्शन रहा था, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन सभी से बेहतर था, तो इसलिए कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ने की बात कर रही है। तो अब ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे गुट 125 सीटों की डिमांड करता है और बात नहीं बनती है, तो राहें अलग भी हो सकती हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस। इंदौर के विजयनगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में कल लूट की घटना हुई थी। घटना के 12 घंटे बाद ही पुलिस ने गुत्थी को सुलझा लिया है और घटना में प्रयोग की गई बंदूक, मोटरसाइकिल और कैश बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अरुण कुमार सिंह इंडियन आर्मी में 1999 से 2006 तक नौकरी कर चुका है और अधिक शराब पीने के कारण और स्वास्थ्य के कारण से उसे बीच में ही नौकरी से हटा दिया गया है। इसके बाद उसने इंदौर में किसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी की, फिर किसी ज्वेलर्स के यहाँ भी गार्ड की नौकरी की और फ़िलहाल वो बेरोज़गार था। बेरोज़गार की हालत में उसने लूट की घटना को अंजाम दिया। बैंक में लूट करने के दौरान उसने महिला कैशियर पर एक फायर भी किया था, जो कि चूक गया और महिला बाल बाल बची थी। घटना घटित करने के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सीधे अपने घर न जाते हुए कई गलियों से इधर उधर घूमता हुआ अपना घर पहुंचा था। पुलिस द्वारा कई सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद उसकी लोकेशन इंदौर के श्याम नगर में निकली, जहां मोटरसाइकिल और बाकी चीज़ें बरामद हुई हैं। आरोपी फ़िलहाल फरार है। बैंक की लूट का पर्दाफाश महज 12 घंटे में करके पुलिस के ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि कमिश्नरी प्रणाली के लागू होने के बाद अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, उन दागों को छुटाने में थोड़ी बहुत सफलता ज़रूर मिली है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। वाराणसी में पिछले 24 घंटे के अंदर गंगा के जल स्तर में आधे मीटर से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है और प्रशासन ने अब एहतियातन सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। वहीं जल पुलिस के जो प्रभारी थे, उन्होंने नाविकों के साथ बैठक की और छोटी नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई। और अब यहाँ वाराणसी में गंगा के जल स्तर के बढ़ने के कारण घाटों का आपसी संपर्क भी टूटने लगा है। 2 घाटों की सीढ़ियां अब पानी में डूब चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आज दोपहर 12 बजे वाराणसी में गंगा का जल स्तर 62.42 सेंटीमीटर दर्ज किया गया, जिसको कह सकते हैं कि इसमें करीब कल से आज तक में करीब 60 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और ये जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा के जल स्तर में करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। जल आयोग के अफसरों का कहना है कानपुर बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी वजह से गंगा के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि अभी कुछ दिन और होगी। अभी हालांकि वाराणसी में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन गंगा का जल स्तर बढ़ने के साथ ही वरुणा के जल स्तर में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है और घाट के करीब रहने वाले लोगों में अब यह चिंता सताने लगी है कि जल स्तर में अगर और वृद्धि दर्ज की गई तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में लोगों ने अब यहाँ पर अपने आशियाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रशासन भी बाढ़ की स्थिति को लेकर काफ़ी चौकन्ना है। गंगा के जल स्तर पर लगातार नज़र रखी जा रही है और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए भी
तमाम राहत और बचाव के लिए रोड मैप तैयार कर उसको असली उतारने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। मुंबई में बढ़ रहे ट्रैफिक को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पहले महाराष्ट्र सरकार ने अटल सेतु खोल करके नवी मुंबई की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को हल्का कर दिया, तो वहीं वेस्टर्न सबब में जाने वाले लोगों के लिए कोस्टल रोड का कुछ हिस्सा खोलकर मुंबई करों को राहत दी। और अब 24 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार मुंबई की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कोलाबा से सीव्स तक शुरू करने जा रही है, जिसके लिए आज बीजेपी के और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन जो भूमिगत है उसे प्रधानमंत्री के हाथों 24 जुलाई को खोला जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोलाबा से सीव्स तक मेट्रो लाइन अगर तैयार होती है तो उसका सीधा असर मुंबई सबअर्बन की ट्रेनों पर पड़ेगा, जो कि लोकल ट्रेनें इस समय ओवर क्राउडेड चल रही हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे में मेट्रो लाइन अगर कोलाबा से सीव्स तक शुरू होती है तो मुंबई करों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी और लोकल ट्रेनों के धक्के से भी मुक्ति मिल सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।